तो नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते गुनगुनाते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर बढ़ते रहिए। यही कामना है हमारी ईश्वर से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीके जीएस का महासंग्राम इस चैनल पर चल रहा है और पर डे जो है वीडियो अपलोड होती हैं आप लोगों के लिए। 30 प्रश्नों का महासंग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन आज 25 यानी 25 प्रश्न हमने शामिल किया है क्योंकि तबीयत थोड़ा डाउन है। फिर भी सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध करा दें पढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो रुकने ना पाए। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2015 में एप्पल के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो पहला है फिलिप शिलर, दूसरा है टिम कुक, तीसरा है जीनी श्रोउजी, चौथा है जेफ विलियम्स। तो दोस्तों, दिसंबर 2015 में एप्पल के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में जेफ विलियम्स को चुना गया था। ठीक है, किसे? जेफ विलियम्स को। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बताना है क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है दिसंबर 2000, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दिसंबर 2004, तीसरे में दिया है दिसंबर 1994 और चौथा बता रहा है दिसंबर 1997। तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है वो दिसंबर 1997 यानी कि दिसंबर 1997 को, ठीक है, किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए। अगला प्रश्न है कि अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा कौन सा चैनल निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है? बताइए। पहला है 10 डिग्री चैनल, दूसरा है करदीव चैनल, तीसरा है मोजाम्बिक चैनल, चौथा है 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों, अंडमान द्वीप समूह को लगभग 150 किलोमीटर चौड़ाई पर जो चैनल अलग करता है, निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, वो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेषा योजना का शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया था? बताइए। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उड़ीसा। तो दोस्तों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेषा योजना का शुरुआत उड़ीसा की राज्य सरकार ने किया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो बताना है आपको कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है राजस्थान। तो दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कहाँ का? केरल का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना कब से शुरू की गई थी? बताना है आपको कि जवाहर रोजगार योजना कब से शुरू की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है अप्रैल 1977 यानी कि 1 अप्रैल 1977, दूसरा है 1 अप्रैल 1998, तीसरा है 1 अप्रैल 1989, चौथा है 1 अप्रैल 2012। तो जवाहर रोजगार योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1 अप्रैल 1989। चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है इनसाइड 2E कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। बताइए इनसाइड 2E कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। पहला है फ्रेंच गुआना, दूसरा है पेरू, तीसरा है भारत, चौथा है मेयोट। दोस्तों इनसाइड 2E जो है ना वो फ्रेंच गुआना से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, कहाँ से? फ्रेंच गुआना से। ठीक है दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर कराइए, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, NTPSC CBT 2 का और ग्रुप डी का भी पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत डिले हो गई है, तो ऐसे में बोर्ड के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है कि वो जल्द से जल्द पेपर को ख़त्म करे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना था। तो बताइए अप्रैल 2010, अप्रैल 2004, अप्रैल 2012, अप्रैल 2008। बताना है कि शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है ना वो अप्रैल 2010 में एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये अप्रैल 2010 में मौलिक अधिकार बना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कोरोदा रमन्ना निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। बताना है तीरंदाजी से, तैराकी से, या फिर फुटबॉल से, या फिर भारोत्तोलन से। कोरोदा रमन्ना, तो दोस्तों कोरोदा रमन्ना जो है, कोरादा रमन्ना वो भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक है, किससे? भारोत्तोलन से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका जस्टिस AP शाह समिति ONGC और किसके बीच KG बेसिन में तेल और गैस खंडों से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए गठित की गई थी। पहला है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है SRIL, चौथा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों जस्टिस AP शाह समिति जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए गठित की गई थी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विवाद से संबंधित निपटारे के लिए गठित की गई थी, ये दो के बीच। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। बताइए अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। पहला है कृष्णा, दूसरा है यमुना, तीसरा है गोदावरी, चौथा है कावेरी। तो दोस्तों अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि नासा के कैसनी मिशन के आंकड़ों के अनुसार शनि के चंद्रमा की किस की बर्फीली परत के नीचे एक वैश्विक महासागर ग्लोबल ओशन स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों RRB NTPC में कि नासा के कैसनी मिशन के आंकड़ों के अनुसार शनि के चंद्रमा डॉट 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 की बर्फीली परत के नीचे एक वैश्विक महासागर ग्लोबल ओशन स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है बताना है। पहला है टीथिस, दूसरा है माइमस, तीसरा है अनसल्डस, चौथा है रिया। तो आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा अनसल्डस में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है जो वाणगंगा नदी डॉट 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 नदी और वैनगंगा नदी के संयुक्त पानी को ले जाता है। तो किस नदी को और पानी को ले जाता है? दो नदियों के पानी को ले जाता है वो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता। पहला है उल्लास, दूसरा है वर्धा, तीसरा है कोयना, चौथा है ताप्ती। तो दोस्तों दूसरी नदी जो है वर्धा नदी। ठीक है, बाणगंगा और वर्धा दोनों नदियों की पानी को प्राणहिता नदी ले जाती है जो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है। पहला है उसमें घुला कैल्शियम, दूसरा है उसमें घुली क्लोरीन, तीसरा है उसमें घुली ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन कह रहा है उसमें घुली मीथेन। तो दोस्तों किसी जल का स्रोत का स्वास्थ्य यानी किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए उसमें घुली ऑक्सीजन को मापा जाता है।
ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? पहला है अवतार, दूसरा है एस्ट्रोसैट, तीसरा है आदित्य, चौथा है चंद्रयान। तो दोस्तों सब जानते हैं निम्न भारत का पहला चंद्र मिशन जो था वो चंद्रयान 1 था। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है महाराष्ट्र। तो बताइए कहाँ स्थित है साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में कौन से नए तरीकों को अपनाया गया था? ठीक है, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपायों के रूप में कौन से नए तरीकों को अपनाया गया था? पहला है WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, दूसरा है IPI यानी कि आयात मूल्य सूचकांक, तीसरा है PPI यानी कि उत्पादक मूल्य सूचकांक, चौथा है CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी संयुक्त। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। आप लोगों को हम पर डे बताते हैं कि हमारे क्वेश्चन देने से पहले आप लोग जो है आंसर दे दिया कीजिए। ठीक है, ताकि अगर गलत सही आंसर है तो और अच्छी बात है, अगर गलत आंसर है तो वो आपके दिमाग में और भी अच्छी तरीक़े से बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और शहरी संयुक्त। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से बेमेल की पहचान करना है यानी कि इनमें से अलग कौन है? तो बताइए पहला है सोनार, दूसरा है बढ़ई, तीसरा है अध्यापक, चौथा है दर्जी। इनमें से अलग कौन है बताइए, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों अध्यापक जो है वो अलग है। ठीक है, बाकी ये सब कारीगर के रूप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सोनार हो गए, बढ़ई हो गए, दर्जी हो गए, ये सब कारीगर के रूप में आते हैं। बाकी अध्यापक जो है वो पढ़ाता है, शिक्षक के रूप में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में बिट किसका संक्षिप्त नाम है? पहला है बाइनरी इंटीजर ट्रांसफ़र, दूसरा है बाइनरी टास्क, तीसरा है बिल्ट इन इंटीजर, चौथा है बाइनरी डिजिट। तो दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में बिट जो है वो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है? बाइनरी डिजिट का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? पहला है ब्रैम्बल के मेलोमेस, दूसरा है आर्सस मारिटिमस, तीसरा है पेंथेरा टाइग्रिस, चौथा है पेंथेरा अंसिया। तो दोस्तों मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति ब्रैम्बल के मेलोमेस है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि द्रव्यमान और क्षेत्र की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? पहला है मोना केवा, दूसरा है ओजेस डेल सैलेडो, तीसरा है माउंट वसुवियस, चौथा है तमवासिफ। द्रव्यमान और क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तमवासिफ है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहा आपका कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? पहला है 518, दूसरा है 525, तीसरा है 530, चौथा है 550। तो दोस्तों वो 530 होते हैं। ठीक है, 530 सदस्य। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? तो 530 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि डीवीडी किसका उदाहरण है। तो बताना है डीवीडी किसका उदाहरण है। पहला है आउटपुट डिवाइस, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क, चौथा है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों डीवीडी जो है वो ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो बताइए भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चौथा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भविष्य में रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किसका शुभारंभ किया था। ठीक है, हमारे जो है वर्तमान रेल मंत्री के पहले के जो रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, वर्तमान में तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। इनसे पहले जो सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे तो उन्होंने जो है रेलवे की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए एक जो है मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो उस मिशन का क्या नाम था ही बताना है हमें। तो बताइए, पहला ऑप्शन कह रहा है मिशन रेल सुरक्षा यानी कि मिशन रेल सेफ्टी, दूसरा है मिशन रेल एफिशिएंसी यानी कि मिशन रेल क्षमता, तीसरा है मिशन मानव रहित क्रॉसिंग यानी कि मिशन अनमैन्ड क्रॉसिंग, चौथा है मिशन शून्य दुर्घटना यानी कि मिशन जीरो एक्सीडेंट। तो दोस्तों वो ऑप्शन है मिशन शून्य दुर्घटना। ठीक है, यानी कि मिशन जीरो एक्सीडेंट आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लगे आपको दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों को भी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और एग्ज़ाम क्रैक कौन पाल एक बड़ा परिवार बन सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।